हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काइजन एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे हम बात करेंगे हर एक टॉपिक पे आसान भाषा में। तो आज का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। सो नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो हर एक चीज़ जो हम आज देख रहे हैं उसकी हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमने उसको डेवलप किया, मॉडिफाई किया और आज वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे है। तो इसका माइक्रोबायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग में किस तरह से रोल है, चलिए देखते हैं। सपोज़ कि हमारे पास एक रूम है, सिंपल ऑर्डिनरी रूम, और वो सिंपली ऑर्डिनरी रूम में क्या हम फॉर्मुलेशन या फिलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक क्लीन रूम। क्लीन रूम मतलब क्या? एक ऐसा रूम जिसमें एयर फिल्टर होके आ रही है, जिसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, जिसका माइक्रोबियल काउंट हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो डिपेंड करेगा कि हम वहाँ पे क्या फॉर्मुलेशन या क्या एक्टिविटी या क्या फिलिंग करने वाले हैं। जैसे स्टाइल के केस में लिमिट ज़्यादा कम हो सकती है, नॉन स्टाइल के केस में लिमिट ज़्यादा हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए अलग क्राइटेरिया हो सकता है, सपोर्टिंग एरिया के लिए अलग हो सकता है, फिलिंग के लिए अलग हो सकता है, एसेप्टिक फिलिंग के लिए अलग हो सकता है, टर्मिनल स्टरलाइजेशन के लिए अलग हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये रूम चाहिए, लेकिन एक कॉमन जो रिक्वायरमेंट है वो है एयर, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड माइक्रोबियल फ्लोरा एंड टेम्परेचर कंट्रोल। ये चीज़ें हमको चाहिए वहाँ पे। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्लीन रूम। ओके, सो अभी हमने ये देख लिया कि क्या क्या चाहिए। इसमें से हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा माइक्रोफ्लोरा के ऊपर, क्योंकि ये एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पार्टिकल काउंट्स ये सब हम देखेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में। हम डिटेल में देखेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, सो आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे देखनी है। मतलब हमको एक क्लीन रूम को डेवलप करना है तो हमको क्या क्या चाहिए? एयर सप्लाई चाहिए, एयर वेलोसिटी, एयर चेंजेस, फ्लो पैटर्न, फिल्टर इंटेग्रिटी, प्रेशर, पार्टिकल काउंट, टेम्परेचर, रिकवरी टेस्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नॉइस लेवल, वाइब्रेशन टेस्ट एंड माइक्रोबियल काउंट। ये सब कुछ हमें वहाँ पे देखना है, और हमें ये सब देखना है कंसिस्टेंटली काम कर रहा है कि नहीं। मतलब हमने एक दिन करके देखा कि ये आ रहा है, ये चीज़ हो रही है, लेकिन हमको उसमें कंसिस्टेंसी देखनी है कि ये एक दिन ठीक काम करते हैं, दूसरे दिन ठीक काम करते हैं, तीसरे दिन ठीक काम करता है, और ये कंटिन्यूसली ठीक काम कर रहे हैं। इस पूरी एक्टिविटी को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम बोलेंगे एरिया क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ऑल पैरामीटर्स आर वर्किंग कंसिस्टेंटली, चेक एंड डॉक्यूमेंट, इट्स कॉल्ड एरिया क्वालिफिकेशन। ओके, तो एयर सप्लाई कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी नॉट लेस देन 20 पर आवर। मतलब क्या? आपका जो भी एरिया है उसमें एक घंटे में कम से कम 20 टाइम्स एयर चेंज होने चाहिए। ओके, एयर वेलोसिटी क्या है? आपके रूम जो भी आपने डिज़ाइन किया है उसमें एयर आने की कैपेसिटी या स्पीड क्या होगी? दैट इज़ एयर वेलोसिटी। उसको कैसे चेक करेंगे? एनीमोमीटर से। इसकी क्राइटेरिया क्या होगा? लिमिट क्या होगी? 0.45 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 20% इज़ एक्सेप्टेबल। ओके, एयर फ्लो क्या होगा?
तो एयर फ्लो हमको हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही चाहिए। अभी आप बोलोगे एयर तो दिखाई नहीं देती, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए टेक्निकल तरीके हैं, हम वर्टिकल एलएएफ लगाएंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे, पर फिर भी उससे हमको दिखेगा नहीं। तो हम एक टेक्निक है दैट इज़ स्मोक स्टडी। हम स्मोक करेंगे, वो जो भी आपने फ़िल्टर लगाया है वहाँ पे, उसके नीचे स्मोक करेंगे और देखेंगे वो किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। सो चलिए हम इसका एक वीडियो भी देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, एक कौन सा स्मोक होता है, तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, आइस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, दैट इज़ फ़िल्टर इंटेग्रिटी। फ़िल्टर इंटेग्रिटी में हम क्या करते हैं, एक पावर टेस्ट होता है, पॉली अल्फ़ा ओलिफिन टेस्ट। वो क्यों करना है, हमने फ़िल्टर इंस्टॉल जो भी किया है वो ब्रेक तो नहीं हुआ है, कहीं डैमेज तो नहीं हो गया है। आई वॉन्ट टू एंश्योर दैट दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ इंटैक्ट। इसको करने के लिए हमको ये टेस्ट करना होगा, पॉली अल्फ़ा ओलिफिन टेस्ट। उसके बाद आता है पार्टिकल काउंट। तो पार्टिकल काउंट में हम क्या देखते हैं, ये 0.45 माइक्रोन के जो पार्टिकल है या उससे बड़े जो पार्टिकल है उसके एक लिमिट हमने रखा है कि हमने मिनिमम में बात कर रहे हैं 0.45 माइक्रोन, तो उसका एक पर्टिकुलर लिमिट रखा है। उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे पर्टिकुलर डिज़ाइन एरिया में। ठीक है, ये डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट लिमिट होती है। हम आगे देखेंगे कि कौन से ग्रेड के लिए लिमिट क्या है। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए क्या टेम्परेचर होता है ठीक से काम करने के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन इज़ 20 to 25। ये हमारे लिए ठीक है। इस टेम्परेचर पे हम अपने एरिया को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं रख सकते, 21 या 22 या 23 पे मेंटेन नहीं रख सकते, इसलिए हमने एक रेंज दी 20 to 25। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एरिया में कितना ह्यूमिडिटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 55%, नॉट मोर देन 55%। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा होगा तो हर तरफ वेट सिचुएशन जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट है माइक्रोबियल काउंट। अभी इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए आगे देखते हैं माइक्रोबियल काउंट। तो माइक्रोबियल काउंट के लिए हमारे पास कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमको मॉनिटर करनी है, एक तो एयर और दूसरी है सरफेस। ये दो चीज़ें हमको मॉनिटर करनी है कि वहाँ पे क्या माइक्रोबियल काउंट है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं रहेगा। सो एयर में क्या क्या कर लेंगे हम, एक्टिव और पैसिव, ये दो तरीके हैं जिससे हम एयर मॉनिटरिंग को करेंगे। तो पैसिव एयर सैम्पलिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हमको चाहिए एक 90 mm का प्लेट। ओके, ये 90 mm को प्लेट को हमको जस्ट ओपन करके लिड साइड में रख देना है और 4 आवर्स के लिए छोड़ देना है। 4 आवर्स के बाद हम इस प्लेट को कलेक्ट करेंगे और इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन का कंडीशन अलग अलग है, 20 to 25 फॉर 3 days एंड 30 to 35 फॉर 2 days। ओके, सेम प्लेट पहले हम 20-25 पे इंक्यूबेट करेंगे। ओके, देन यही प्लेट को ट्रांसफ़र कर देंगे 30 to 35 पे। आफ्टर 5 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्यूबेशन हम इसके ऊपर ऑब्ज़र्व करेंगे कि माइक्रोबियल काउंट क्या आता है। जो भी माइक्रोबियल काउंट वहाँ पे डेवलप होगा, CFU जो भी डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे CFU पर 4 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्टिव एयर सैम्पलिंग। तो एक्टिव एयर सैम्पलिंग के लिए हमको क्या चाहिए, एक्टिव एयर सैम्पलर।
एयर सैम्पलर। ये जो आपके सामने कुछ इमेजेस दिख रही हैं, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कॉमनली यूज़ होने वाले एयर सैम्पलर हैं। इसमें क्या डिफरेंट है? देयर इज़ नो डिफरेंस, ओनली वन थिंग, they are different make. Okay, so according to different make there is structural change, otherwise principle is same. क्या है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एयर को शक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लेट लगाएंगे 90 mm के, जैसे यहाँ पे इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे और इसमें यहाँ पे। सो ये लिड खोल के हम यहाँ पे 90 mm को प्लेट प्लेस कर देंगे, और जो भी सैंपल हमको लेना है, यूजुअली हम जो लेते हैं वो है 1000 लीटर फॉर 10 मिनट्स। ये हम सैंपल लेंगे, और ये सैंपल लेने के बाद हम इसको इनक्यूबेट कर देंगे, सेम जैसे हमने पैसिव असेंबली की। तो इंक्यूबेशन कंडीशन सबके लिए सेम होगी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी पैसिव के लिए, वही एक्टिव के लिए होगी, वही सरफेस के लिए होगी, वो पर्सनल के लिए होगी। एवरीथिंग विल बी सेम फॉर मॉनिटरिंग। ओके, सो ये क्या करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एयर को शक करके लेगा, प्लेट के ऊपर से वो पूरा एयर पास होगी, और फिर एयर में, उस एयर में जो भी माइक्रोबियल फ्लोरा या माइक्रोबियल काउंट था वो मीडिया के ऊपर स्टिक हो जाएगा, और हम इसको इनक्यूबेट कर देंगे। तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है? पैसिव में हम सेटल होने दे रहे हैं पार्टिकल्स को, वो जो भी पार्टिकल सेटल होंगे वो हमको CFU के फॉर्म में दिखाई देंगे। एक्टिव में क्या है, हम एक्टिव में सेटल नहीं होने दे रहे हैं। एक्टिव में हम जो एनवायरनमेंट में एयर है, जो एक्टिव है पार्टिकल्स, उनको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से शक करके ले रहे हैं, प्लेट से पास कर रहे हैं, और वो हमको CFU के फॉर्म में दिखाई देंगे। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। ओके, नाउ नेक्स्ट सरफेस मॉनिटरिंग है। तो सरफेस मॉनिटरिंग में हमारे पास, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेक्ट प्लेट की। तो ये कांटेक्ट प्लेट कैसे होती है, चलिए देखते हैं। कांटेक्ट प्लेट एक प्लेट है, मतलब इसको हम रोडेक प्लेट भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन एंड काउंट। तो इसकी क्या स्पेशलिटी है कि इसमें हम जो मीडिया पोर करते हैं, ये मीडिया में, एक तो ये इसका पहले डायमीटर जो है ये 55 mm का होगा, या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 55 mm इसको हम बोल सकते हैं। इसको आप काउंट करोगे तो ये होगा 25 सेंटीमीटर, 5 मतलब 4 इधर है, हाफ 5 एंड 5 इंटू 5, ठीक है। सो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या 55 mm। इसमें हम मीडिया पोर करेंगे इसकी एज से ऊपर तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एज से ऊपर तक मीडिया को पोर करेंगे, इसको वैसे ही सॉलिडिफाई होने देंगे, तो ये मीडिया इसकी एज से ऊपर तक रहेगा। जब हम इसको टच करेंगे तो ये डायरेक्टली मीडिया टच होगा सरफेस के ऊपर। ओके, सो ये कांटेक्ट प्लेट का मेन पर्पस है। नेक्स्ट इज़ स्वैब। तो कांटेक्ट प्लेट का जो लिमिटेशन है, वो एक लिमिटेशन है कि ये फ्लैट सरफेस के ऊपर ही हम कांटेक्ट प्लेट ले सकते हैं, वॉल है, फ्लोर है या मशीन है। लेकिन कुछ ऐसी भी सरफेसेस को हमको मॉनिटर करना होता है जो कि फ्लैट सरफेस नहीं है, लाइक नीडल है, डोर हैंडल है, या फिर हॉपर है, मतलब प्रोडक्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना PPM के लिए, दैट इज़ हॉपर। सो उसको भी हमको मॉनिटर करना होता है। सो इन दैट केस हमको इरेगुलर सरफेस को कांटेक्ट प्लेट मॉनिटरिंग करनी है। दैट उस टाइम पे हमको स्वैब मॉनिटरिंग करनी होगी। तो स्वैब कैसे रहते हैं कि ये रेडीमेड भी स्वैब हम यूज़ कर सकते हैं, और लैब में बनाए हुए स्वैब भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्यूब में हम एक सेलाइन डाल देंगे। ओके, सो सेलाइन कितना डालना है ये डिपेंड करता है, हर एक कंपनी के हिसाब से अलग अलग। हमको इतना सेलाइन चाहिए ये स्वैब जो है ये इमर्स हो जाए ठीक से, इसमें वेट हो जाए ठीक से। सो हम कितना लेंगे, 3 ml ले सकते हैं, 5 ml ले सकते हैं, 10 ml ले सकते हैं, जो भी आपको कंपनी है आपके SOP रिकमेंड करती है, ठीक है। सो दैट इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, इसमें हम सेलाइन ट्रांसफ़र करेंगे
एसेप्टिक कंडीशन में इसको हम सैंपल साइट पे लेके जाएंगे। सैंपल साइट पे हम इसको स्ट्रीक करेंगे। तो स्ट्रीक कैसे करना है, फर्स्ट अप टू डाउन ओवरलैप एंड सेकेंड अप टू डाउन एंड देन लेफ्ट टू राइट ओवरलैप एंड सेकेंड स्ट्रीक। सेम वे फुल एरिया हम कवर कर देंगे, फर्स्ट अप टू डाउन एंड देन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये हमें यूनिडायरेक्शनल ही स्ट्रीक करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, जिगजैग नहीं करना है, यूनिडायरेक्शनल होगा ओवरलैप करते हुए। ठीक है, ये ओवरलैप करने के बाद हम वापस से इसको इसमें डिप करके रखेंगे, इसको बंद करेंगे, सील करेंगे और सैंपल साइट से लैब में इसको लेके जाएंगे। लैब में ले जाने के बाद में हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड से स्वैब लगा देंगे और स्वैब एनालिसिस कर लेंगे और इनक्यूबेट कर देंगे, सेम वे जैसे कि हमने बाकी सारे प्लेट्स को इनक्यूबेट कर रहे हैं, सेम वे। ठीक है, अभी बात आती है पर्सनल मॉनिटरिंग की। तो पर्सनल मॉनिटरिंग भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो एयर है स्टेबल या स्टैटिक कंडीशन में वो एयर है, वो उसको हमने चेक कर लिया। सरफेस जो भी है हमने वो चेक कर लिया। अब पर्सन भी तो अंदर आते और जाते रहते हैं, तो उनको भी हमें को मॉनिटर करने ज़रूरी होगा। तो उनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशंस डिज़ाइन करके हम लेते हैं। LHFD RHFD मतलब फिंगर डैब इज़ most commonly every company use this location and except this any other location जहाँ पे ज़्यादा कंटामिनेशन हो सकता है, जो प्रोडक्ट को इंटरफेयर कर सकता है, वैसे लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं। और हमको फिंगर डैब जो लेना है तो हम 90 mm की प्लेट के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि हमको हाथ हमारा थोड़ा बड़ा होता है, वो 55 mm में नहीं आएगा। तो फिंगर डैब के लिए हम 90 mm का प्लेट यूज़ कर सकते हैं और बाकी की गाउन मॉनिटरिंग या फिर जो फ्लैट सरफेसेस है उसको लेने के लिए हम कॉन्टैक्ट प्लेट को यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर दी 5 वे टू मॉनिटर एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, आगे देखते हैं। अभी हम ये तो करना है मॉनिटर, लेकिन कितनी लोकेशन को हम मॉनिटर करें, ये कैसे डिसाइड करें। तो इसका एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ लोकेशन को चेक करने के लिए कि हमारे इस एरिया में कितने लोकेशंस आएंगे। सो वो है NL इज़ इक्वल टू रूट ए। रूट ए मीन्स क्या है, ए में है मीटर। ठीक है, वो आपका जो एरिया है वो कितने मीटर है, स्क्वायर है, उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। सपोज़ हमारा 10 × 10 है तो हुआ 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 का रूट होगा 10। सो दिस इज़ द मिनिमम लोकेशन वी हैव टू मॉनिटर इन दैट एरिया। अगर सपोज़ 9.5 आया तो क्या करेंगे, सपोज़ 9 आया तो क्या करेंगे, 9 आया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9.5 आया तो हम 10 लेंगे हायर साइड। ओके, अभी ये तो देख लिया, पर रखे कहाँ, कितनी प्लेट रखनी है ये तो हमें पता है, कितनी प्लेट मॉनिटर करना है दैट इज़ ओके, बट कहाँ। तो इसके लिए हम डिसाइड करेंगे मैन मटेरियल मूवमेंट और रिस्क टू प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता है, कहाँ पे मटेरियल हमारा रिस्की है, कहाँ पे प्रोडक्ट को ज़्यादा रिस्क है, कौन सा मटेरियल है, कहाँ पे ज़्यादा कंटामिनेशन हो सकता है, कहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को एडवर्स इफ़ेक्ट होगा, कहाँ पे माइक्रोबियल का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सकती है। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके सैनिटाइज़ करने में कौन सा एरिया डिफ़िकल्ट होगा, तो ऐसे एरियाज़ को हम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम मॉनिटर करेंगे। दिस विल बी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फॉर द एरिया, इसलिए हम मोस्ट क्रिटिकल एरिया पे ही मॉनिटर करेंगे। ओके, अभी ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि हर एक एरिया के लिए हमको अलग अलग ग्रेड चाहिए होंगे। तो दीज आर दी 4 मेन ग्रेड यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, A, B, C एंड D। सो ये कैसे हमने डिसाइड किए,
इसका ही ए का ही दूसरा नाम है 100, क्लास 100, बी का दूसरा नाम है क्लास 1000, सी का दूसरा नाम है क्लास 10,000 और डी का ही दूसरा नाम है क्लास 1 लाख। ये ISO ग्रेड के अकॉर्डिंग ISO 5, 6, 7 और 8 आता है। ये पार्टिकल काउंट के अकॉर्डिंग ए ग्रेड में सबसे कम पार्टिकल काउंट होंगे 3520। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर क्यूबिक मीटर। ओके, 1 क्यूबिक मीटर में इतना पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ द लिमिट। 0.5 का इतना। ओके, बी के लिए दिस नंबर, सी के लिए दिस नंबर, डी के लिए दिस नंबर। ये तो है नॉन वायबल के लिए। वायबल के लिए क्या होगा? तो वायबल के लिए हम, वायबल मतलब कि माइक्रोबियल काउंट, और नॉन वायबल मतलब एनीथिंग एल्स विच इज़ नॉट लिविंग। ओके, वायबल मतलब लिविंग। लिविंग में क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। वायरस को हम इस तरह से नहीं चेक कर सकते। यीस्ट हो सकता है, एक्टिनोमाइसीटीज हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम वायबल बोल रहे हैं वहाँ पे। तो ए ग्रेड के लिए क्या लिमिट होगी पैसिव एयर सैम्पलिंग की? तो ये होगी। एक्टिव में ये इस तरह से आप ये पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि किसके लिए हमको कितना लिमिट चाहिए कौन से ग्रेड में। तो जब हम एरिया क्वालिफिकेशन करते हैं तभी ये लिमिट और ये लिमिट के अकॉर्डिंग ही हम एरिया को क्वालिफाई करते हैं कि हमारे ये जो स्पेसिफिक हमने क्राइटेरिया सेट किया है इसको फुलफ़िल करता है, तभी एरिया क्वालिफिकेशन होगा। दिस शुड बी मैच, इट शुड बी। नहीं, ऐसा चलेगा नहीं कि 5 का लिमिट है, नहीं लेकिन 6 तो आ गया ना, बट कम तो हुआ ना, ऐसा नहीं। विद इन द लिमिट होना ही चाहिए। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी हमारे जो एरिया रहते हैं वो डिफरेंट ग्रेड के रहते हैं। हमने हर तरफ फिलिंग नहीं करनी है, हमें हर तरफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। तो ऐसे एरिया को हम क्या फ्रीक्वेंसी रखें, ये अलग अलग होगी। तो फिलिंग एरिया कौन सा है? मतलब फिलिंग एरिया से मेरा क्या मतलब है कि जो फिल्ट्रेशन एरिया भी है, ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा स्लाइज्ड या फिल्टर्ड प्रोडक्ट अवेलेबल है, उस एरिया को हम मोस्ट क्रिटिकल एरिया बोलेंगे। ऐसा एरिया जहाँ पे अनस्टरलाइज या अनफिल्टर्ड प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको हम उससे कम क्रिटिकल एरिया कहेंगे। और ऐसा एरिया जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, स्टरलाइज और नॉन स्टरलाइज कोई भी नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बाय प्रोडक्ट या अदर प्रोडक्ट, जैसे कि गाउन वहाँ पे वॉश हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं और रैप हो रहे हैं, कंपोनेंट प्रिपरेशन एरिया जिसको बोल सकते हैं। वाइल्स है, PPM मतलब जिनसे क्लीन होके आते हैं, या फिर फाइनल जो प्रोडक्ट बाहर आता है वो इस एरिया में आता है, मतलब अनलोडिंग एरिया। ऐसी एरिया को हम सपोर्टिंग एरिया बोलेंगे जहाँ पे मेनली प्रोडक्ट नहीं है बट प्रोडक्ट कंपोनेंट है। ओके, तो उसके लिए हमको क्या मॉनिटर फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है? तो जो हमारा जो मोस्ट क्रिटिकल एरिया है उसको हमको डेली मॉनिटर करना चाहिए। जो उससे कम एरिया है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको हम वीकली मॉनिटरिंग कर सकते हैं स्टैटिक कंडीशन में, और सपोर्टिंग एरिया को हम वीकली कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक में ये डेली कंपलसरी नहीं है, इसको आप इससे कम भी कर सकते हैं, बिकॉज रेगुलेटरी आपकी स्टैटिक के डाटा के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप स्टैटिक में क्या करते हो और क्या नहीं करते। बट जब आप डायनामिक की बात कर रहे हो तब उस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये हमारा जो मेन है, और जो मेन क्रिटिकल एरिया है उसका कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होगी। मतलब आपने 4 आवर्स के लिए प्लेट एक्सपोज की, एक प्लेट कलेक्ट करेंगे और दूसरी प्लेट रखेंगे, वो भी 4 आवर्स तक रहेगी। फिर 4 आवर्स कंप्लीट होने के बाद में हम उसको प्लेट को रिप्लेस कर देंगे। ये कब तक करेंगे? जब तक कि हमारी एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है, फिलिंग, फिल्ट्रेशन, या फिर जो भी हम वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे स्टेराइल प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर फिल्टर प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ पे हमको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी है।
ओके। नेक्स्ट जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे अनफिल्टर्ड या अनस्टरलाइज प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ पे एक्टिविटी अगर चल रही है तो हम वहाँ पे डेली मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब कि वंस इन अ डे 4 आवर्स हमने मॉनिटरिंग किया और छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे नॉन स्टरलाइज प्रोडक्ट है, आगे जाके वो स्टरलाइज होगा ही, ठीक है। बाद में सपोर्टिंग एरिया, सपोर्टिंग एरिया जहाँ पे अनस्टरलाइज प्रोडक्ट है या फिर अनस्लाइज प्रोडक्ट भी नहीं है और अनफिल्टर प्रोडक्ट भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट कंपोनेंट है जहाँ पे वाइल हो सकते हैं, अनक्लीन और अनक्लीन कंपोनेंट प्रिपरेशन एरिया हो सकते हैं, या फिर और भी जो एडजेसेंट एरिया रहते हैं जो जहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, उसको हम मॉनिटर कर लेंगे। उसको हम वंस इन अ वीक भी कर सकते हैं और ट्वाइस इन अ वीक भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, ओके। अब मीडिया कौन सा यूज़ करना है, ये सब तो कर लिया, पर हम मीडिया कौन सा लेंगे? तो रिकमेंडेशन सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी, इसका ही दूसरा नाम है ट्रिप्टोन सोया अगार। इसमें हम न्यूट्रलाइज भी एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, लेस्थीन पॉलीसॉर्बेट 80, ये भी हम, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर में, ये न्यूट्रलाइज़र है, इसको आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी। प्लेन एसिड भी यूज़ किया जा सकता है, प्लेन TSA भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हमको ईस्ट एंड मोल्ड मॉनिटर करना है, वो एरिया में फंजाई है कि नहीं, तो जैसे कि आप पता है कि फंजाई स्लो ग्रोअर होता है और बैक्टीरिया फास्ट ग्रोअर होता है। अगर बैक्टीरिया में मतलब एसिडिया में ज़्यादा अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है, एसिडिया की प्लेट में अगर बैक्टीरिया की फुल ग्रोथ हो गई, तो उसको फंजाई को ग्रोथ करने के लिए अलाउ नहीं कर पाएगा, स्पेस ही नहीं होगा। और अगर वहाँ पे फंजाई आ गई तो हम बैक्टीरिया को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस हम एक अलग मीडिया यूज़ करते हैं, सेब्रॉड्स क्लोरोएम्फेनिकॉल अगार। इसका मेन पर्पस है, जो इसमें हमने क्लोरोएम्फेनिकॉल डाला है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, अलाउ ही नहीं करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो हम वहाँ पे फुली अलाउ कर रहे हैं फंजाई की ग्रोथ को, और इसको इंक्यूबेशन कंडीशन भी हम स्पेशल देंगे। वो स्पेशल कंडीशन क्या होगी कि हम इसको 20 to 25 पे ही 5 डेज़ तक इंक्यूबेट करेंगे, हम इसको ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे 30 to 35 पे, क्योंकि फंजाई के लिए मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर इज़ 20 to 25। तो हम इस पे ही इसको 5 डेज़ के लिए इंक्यूबेट करेंगे और देखेंगे। अभी बात करते हैं एनारोबिक। अगर हम एनारोबिक बैक्टीरिया को अगर हम मॉनिटर करना चाहते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को हम अगर देखना चाहते हैं कि वहाँ पे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म तो नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर डिफरेंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ एनारोबिक अगार। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सोडियम थायोग्लाइकोलेट और सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट है, ये एनारोबिक कंडीशन वहाँ पे डेवलप करता है और अलाउ टू ग्रो करता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को। और ये मिथिलीन ब्लू जो है वो डाई का काम करती है ये, ओके। सो इसमें आप और एक चीज़ देख रहे हैं, विथ 1% ग्लिसरॉल, ये सभी तीनों मीडिया के लिए कॉमन है। दिस इज़ ऑप्शनल, हर कंपनी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हम जनरली ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्लेट है वो 4 आवर्स या जो भी हम टाइम पीरियड के लिए उसको होल्ड करने वाले हैं, वो उस पूरे टाइम पीरियड तक वो प्रॉपरली हाइड्रेट रहे, ड्राई ना हो। इसके लिए हम एक्स्ट्रा उसमें 1% ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। मेन पर्पज़ इसका ड्राइनेस से बचाने के लिए ही है, ओके। अभी हमने पूरा मॉनिटरिंग कर लिया, इंक्यूबेशन भी देख लिया, अभी हम अलर्ट एक्शन की बात करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला जो फार्मूला है, दैट इज़ 3 सिग्मा फार्मूला। तो इस 3 सिग्मा फार्मूला को हम कैसे यूज़ करते हैं कि हम जो पूरा 1 साल अलर्ट एक्शन लिमिट तो हम आफ्टर 1 ईयर ही करते हैं डिसाइड। सो 1 ईयर में हमको क्या डेटा मिला, उस डेटा के ऊपर हम उसका मीन निकाल लेंगे, ओके। वो मीन के बाद में हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे। अगर सपोज़ स्टैंडर्ड डेविएशन आया है
4.6 और मीन आया है 52। तो अलर्ट सेट करने के लिए हम 2 इंटू एस टी मतलब कि 4.6 मल्टीप्लाई बाई 2 9.2, इसको हम ऐड करेंगे 52 से तो आएगा 61.2, इसका राउंड फिगर होगा 62। तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी अलर्ट लिमिट 62। अभी अगर हमको एक्शन करना है तो हम इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 की जगह 3 लेंगे और हम ये पूरा कैलकुलेशन करके लेंगे और हायर साइड में हमारा आएगा 66। ठीक है, दिस इज़ फॉर जस्ट एग्जांपल, आपका कुछ भी हो सकता है अलग अलग। सो ये तरीका है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं अलर्ट एक्शन लिमिट को कैलकुलेशन। इसके बाद में ये हमारा आज का टॉपिक कवर होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बात करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लाइक करो या शेयर करो, वो आपकी मर्ज़ी और आपके इंटेलिजेंस के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन प्लीज़ कमेंट आपके पॉजिटिव